साउंड वाइज सब बढ़िया है। मुकेश, शिवानी, मुकुल, सानिया, प्रियांशु, गुड आफ्टरनून। अपन हर जगह है, हर क्लास में कोई बात नहीं, लेट ठीक है। चलिए, तो ये बातें हैं मेरे बारे में, सब तो पता ही है आपको, कुछ छुपाने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी पता है आपको, टेलीग्राम, ऐड सुमंत, ईमेल आईडी, ये सब बातें पता हैं आपको। मेन बात है वह यहाँ पर कोर्स का है, करंट अफेयर का, जो हमने लॉन्च किया है आपके लिए। 1 जुलाई से आपके लिए इस कोर्स का जो बैच 2 है, पार्ट 2 है, वो आ रहा है। 1 जुलाई से इस करंट अफेयर बैच का जो पार्ट 2 है वो आ रहा है। हर महीने ये कोर्स पार्ट में चलता रहेगा। हम लोग अपना अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। सारे टॉपिक, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सभी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके न्यूज़ में रहेंगे, हमारे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपकी कोर्स की हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये कोर्स इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप करते हैं, आपको सवाल को कैसे टैकल करना है हम आपको यहाँ पर ये सिखाते हैं। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है अनअकैडमी, वो कोर्स को एनरोल कर लें। अगर नहीं किया हुआ है तो आप एनरोल कर सकते हैं। एशियन लाइव जो आपका रेफरल कोड है, इसको इस्तेमाल करके आपको 2 फायदा होगा। पहला, आपको जो डिस्काउंट है मिलता है 10% का। उसके बाद आप जो मेरे गाइडेंस में आएंगे और पढ़ाई आपको मेरे ग्रुप में होगी। जो भी दोस्त हमारे ग्रुप में हैं, आप उनसे डिस्कस कर पाएंगे, अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी समस्या होगी, हम आपके लिए वहाँ पर रहेंगे। आप पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, दोनों से। डेबिट कार्ड है तो आपको HDFC कार्ड चाहिए होगा। क्रेडिट कार्ड मतलब कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे एशियन लाइव, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, आप फिर कम पे करेंगे। पहला हमारा सवाल है कच्छ ऑफ गुजरात के बारे में। कच्छ में भी हाल में ही भूकंप आया था, याद है? अभी हाल में ही जो अर्थक्वेक है वो हमें देखने को मिला था। इसीलिए जो ज्योग्राफी कक्ष की वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कक्ष के बारे में की। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि क्या ये एक लैंड है सॉल्ट डिजर्ट का, क्या यहाँ पर मिलता है हमको ग्रासलैंड, क्या हमको यहाँ पर मैनग्रोव भी मिलते हैं। दुमहाल, क्या ये एक फोक डांस है जो वतल ट्राइब है उनका, क्या वतल ट्राइब कक्ष में पाए जाते हैं। तीसरा, धौलावीरा, मैंने आज ही प्लस कोर्स में पढ़ाया है, प्लस कोर्स में धौलावीरा के बारे में। अब आप कहेंगे सर धौलावीरा कहाँ से आ गया करंट अफेयर में? वो न्यूज़ में था, धौलावीरा न्यूज़ में था। इसीलिए क्या ये सेकेंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है भारत में, और क्या ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो बसा हुआ है कक्ष में? बोलना क्या आंसर है इसका। 1 to 3 में कौन सा आपका सही है, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, मंगेश मोहर, नहीं, अलग अलग नहीं, आप एक ही बार सब्सक्राइब करेंगे, आपको मेरे सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लस क्लास के बारे में आप मुझे यहाँ पर मेल कीजिएगा। @sumanth @gmail.com पे मेल करना। कॉल कर लेंगे आपको, बात कर लेंगे आपसे, जो भी समस्या होगी आपकी उसको सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ध्यान से, क्या आंसर है इसका? कक्ष के बारे में सवाल है। नेट की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा कम रेजोल्यूशन है आज इसमें। ज़्यादा कम है क्या? ना ठीक तो है, क्लियर बात है। यहाँ पे जो कक्ष है वो एक लैंड है सॉल्ट डिजर्ट का। मैंने सुबह ही बताया था कि कक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉइल प्रोड्यूस करता, सॉरी जो सॉल्ट है प्रोड्यूस करता है, नमक प्रोड्यूस करता है। धूमल है एक डांस जो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, वतल ट्राइब कक्ष का नहीं है,
जम्मू कश्मीर का है। इसीलिए मैंने कहा था जब भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं स्टेटमेंट तो उसकी हर एक बात को चेक करनी है आपको। स्टेटमेंट की हम लोग पढ़ रहे थे जो कक्ष है उसके बारे में, जो कक्ष है ना हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी सब ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो सॉल्ट डिजर्ट है वो भी है, ग्रासलैंड है वो भी, और आपके मैनग्रोव भी है यहाँ पर। इट इज वर्ल्ड्स ओनली इनलैंड मैनग्रोव। जो कक्ष है यहाँ का जो मैनग्रोव है वो दुनिया का इकलौता इनलैंड मैनग्रोव है, मतलब कि आपका जमीन के भीतर जो होता है ना मैनग्रोव वो है। सुंदरवन क्या है सर? सुंदरवन जो है वो क्या है? समुद्र के किनारे है, वो डेल्टा पे है ना। यहां पे जो रन ऑफ कक्ष है ये टोटल सॉल्ट सप्लाई का 3/4 मतलब कि 75% सॉल्ट यही प्रोड्यूस करता है। 75% जो सॉल्ट है यही प्रोड्यूस करता है। एक है खड़ाई कैमल, खड़ाई ऊंट, याद है यूपीएससी सवाल पूछ चुका है खड़ाई ऊंट पर। उसने पूछा था कि ये जो खड़ाई ऊंट होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्लस पता है आपको कि ये तैर भी सकता है। ये ड्राईलैंड पर और सलाइन वाटर दोनों जगह रह सकता है, ये नदी में तैर सकता है। क्लियर है? ये जो पौधे होते हैं मैनग्रोव होते हैं उन्हें खा करके अपना पेट भरता है। वो एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड है। बानी ग्रासलैंड जो होता है ये मिलता है आपको कच्छ जिले में। कहाँ मिलता है? बानी ग्रासलैंड कच्छ जिले में आपको मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर धूमल तो यहाँ का नहीं है, धूमल जम्मू एंड कश्मीर का है। तो मेरे यहाँ पर 2 तो गलत हो गया जी, 2 गलत है ना। तो यहाँ पर 2 चला गया, 2 चला गया, 2 चला गया। समझ गए क्या आंसर आया? 1 और 3 आपका बी है जो सही है। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल आपका है ज्येष्ठ अष्टमी एक त्योहार है। ज्येष्ठ अष्टमी एक त्योहार है जो किन किन राज्यों में मनाया जाता है? उड़ीसा, मिजोरम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ज्येष्ठ अष्टमी कौन से राज्य में मनाया जाता है बताना जल्दी से जरा। 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ज्येष्ठ अष्टमी जो है कौन कौन से राज्यों में मनाया जाता है? ध्यान से, जल्दी से, समय निकल गया बहुत ज़्यादा, फटाफट आंसर कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो जम्मू कश्मीर है वहाँ इसको मनाते हैं। जम्मू कश्मीर में हम लोग मनाते हैं ज्येष्ठ अष्टमी। डी जो है आपका सही उत्तर है, डी आपका है सही उत्तर। क्लियर है? जो ज्येष्ठ फेस्टिवल है ना ये मनाते हैं जो कीर भवानी है तुलामुल्ला का, वहाँ पर जो रगना देवी है जम्मू कश्मीर की, उनके मतलब कि जो है ना देवी, उनके लिए है ये वाला। पीएम मोदी है रिसेंटली एक्सटेंडेड हिज विशेस टू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। जो कश्मीरी पंडित हैं जम्मू कश्मीर में उनको उन्होंने जो बधाइयाँ हैं वो दी हैं ज्येष्ठ अष्टमी त्योहार की। क्लियर है? कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये कश्मीर का अमरनाथ यात्रा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है। कश्मीर का सेकेंड लार्जेस्ट है आपका अमरनाथ यात्रा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर ऊंट है इसके बारे में बातें जो है वो कही गई हैं। कौन सी ऊंट है सर? खड़ाई कैमल है। सेव दिस कैमल्स ऑफ कक्ष। इनका कहना है कि ये एक यूनिक ब्रीड है। ऊंट की ये एक यूनिक प्रजाति है जो केवल कक्ष में ही मिलती है, जो मैनग्रोव को खा करके जिंदा रहता है। मगर जो सॉल्ट मेकिंग कंपनी है, जो देश का नमक बनाती हैं, सॉल्ट मेकिंग कंपनी है ना, वो इस एरिया में काम कर रही हैं जो इन सब ऊँटों के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बनी हुई हैं। नमक बनाने के लिए इन ऊँटों का जो फूड सप्लाई है इसको खतरा पहुंचा रही है, इसका जो अस्तित्व है ना उसको खतरा पहुंचा रही है। तो ये समस्या है खड़ाई कैमल के साथ। क्या आपने ऊँटों की ये बात मानी? क्या आपने ऊँटों की ये बात मानी? ठीक है, अगला सवाल बताइए। अगला सवाल आपका है खड़ाई कैमल के बारे में ही। क्या ये एक यूनिक ब्रीड है कैमल का जो मिलता है केवल कक्ष में, जो पलते हैं मैनग्रोव पर? दूसरा, दे हैव द स्पेशल एबिलिटी
टू सर्वाइव ऑन बोथ ड्राई लैंड एंड इन सैलिन वाटर। क्या इनकी खास बात है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं सूखे ज़मीन पर और ड्राई और सैलिन वाटर दोनों में। तीसरा, क्या खड़ाई को मान्यता दिया गया है एक अलग प्रजाति के रूप में ही ICAR के द्वारा? क्या आंसर है जी? कोई एक इंसान सिर्फ डिसलाइक करने आता है। किसने डिसलाइक किया? होते हैं कुछ लोग, क्या कहें। ठीक है, खड़ाई कैमल के बारे में ध्यान से देखो। यहाँ बातें आप लोग केवल सवाल पर फोकस करते हैं, मैं टॉपिक कवर कराता हूँ आपका यहाँ पर। जैसे कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने जो कच्छ का जो रीजन है, जो कच्छ का जो रीजन है ना, ये मैंने पूरा का पूरा ज्योग्राफी कवर कर दिया। यहाँ पर क्या मिलता है, इसकी ज्योग्राफी, यहाँ के मैंग्रोव, यहाँ का जो फ्लोरा फाउना है मैंने वो कवर कर दिया, है ना। यहाँ पर कौन सा पशु फेमस है, यहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड है ना, क्या क्लाइमेट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए टॉपिक मायने रखता है। मैंने कक्ष टॉपिक कवर कर दिया, अब कक्ष पर जो भी सवाल आएगा आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। समझ के बात? कक्ष पर जो भी टॉपिक आएगा आप आराम से सॉल्व करके ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? ठीक है, चलिए। ये हमारे किसके बारे में है? ये हमारे है खड़ाई कैमल के बारे में। मैंने बताया था इसको हम लोग स्विमिंग कैमल भी कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्विमिंग कैमल। ये बताओ, नचनिया हिरन कौन है? नाम सुने हो? क्या नाम है उसका? ये ऊंट की एक काफ़ी यूनिक प्रजाति है जो केवल कच्छ में ही मिलती है। ये ड्राई लैंड और सी दोनों में रह सकता है, ये तैर सकता है, ये मैंग्रोव खाकर के जिंदा रहता है और इसको मान्यता दिया गया है एक सेपरेट प्रजाति के रूप में। समझ गए? तो आपका यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, डी आपका जो है वो सही है। क्लियर है? स्वाम्प डियर अलग है, स्वाम्प डियर बारहसिंगा होता है। स्वाम्प डियर तो बारहसिंगा होता है ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? अशोक बाबू तुम ना कटाओगे मेरा। ये देखो, इतनी स्पीड थी तब भी दिक्कत हो रही थी। 101 MBPS का डाउनलोड और 99 MBPS का अपलोड। बताओ, ऐसा स्पीड होने के बाद भी दिक्कत होगा तो क्या कहेंगे? स्वाम्प डियर। कभी कभी यूट्यूब वाले दारू पी के बैठे रहते हैं। ये है बारहसिंगा। समझ गए? ये आपका है बारहसिंगा। क्या बोलते हैं इसको? ये है बारहसिंगा। कहाँ कहाँ मिलता है? जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है वहां मिलता है, उत्तरी भारत में और सेंट्रल इंडिया में खास करके। पाकिस्तान में और बांग्लादेश, ध्यान सुनना, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ये एक्सटिंक्ट है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बारहसिंगा एक्सटिंक्ट है। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। बारहसिंगा का मतलब होता है 12 सींग। 12 सींग होते हैं ना। ये IUCN के मुताबिक वनरेबल है जी। IUCN के मुताबिक ये वनरेबल है, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, वनरेबल वो प्रजातियां होती हैं वो इंडेंजर्ड हो जाएंगी अगर उनको बचाया ना गया। वनरेबल वो प्रजातियां होती हैं जो इंडेंजर्ड हो जाएंगी अगर उनको बचाया ना गया। समझ गए? ठीक है, तो ये बातें हैं आपके बारहसिंगा के बारे में। ठीक है ना, ये बातें हैं आपके बारहसिंगा के बारे में। सवाल आपका है भारत चीन के बारे में। ध्यान से बताना, सवाल आपका है भारत चीन के बारे में। क्या दोनों कंट्री सदस्य हैं एससीओ का और G20 का? क्या दोनों कंट्री मेंबर है संघाई एससीओ का, G20 का? क्या दोनों कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हैं, RCEP में? क्लियर है? ध्यान से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर है इसका? इंडिया और चाइना के बारे में। क्या दोनों कंट्री का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विथ ईच अदर अंडर द RCEP?
अब जिसका बफरिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मेरी गलती नहीं है, आपका इंटरनेट स्लो है, क्योंकि यहाँ से सब साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त, खत्म हो गया काम। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त, नहीं मिलता अब। सर लैपटॉप बदलो, नहीं लैपटॉप से थोड़े ले रहा है यार, लैपटॉप से स्ट्रीमिंग नहीं होती उतनी अच्छी। लैपटॉप तो रखा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये मैं ले रहा सिस्टम से। ठीक है ना, क्या आंसर है इसका? पहला आपका सही है, पहला आपका सही है। अरे चाइना आरसीईपी में है, इंडिया थोड़े आरसीईपी में है। इंडिया आरसीईपी से बाहर आ गया है ना, तो दूसरा तो गलत हो गया। इंडिया आरसीईपी से बाहर आ गया है तो सेकंड तो गलत हो गया, पहला सही है। एससीओ और G20 दोनों का मेंबर है भारत चाइना। भारत चाइना दोनों का मेंबर है, एससीओ का भी और G20 का भी। समझ गए? क्या आंसर हो गया? A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आपका जो G20 है उसमें कितने कंट्री हैं? G20 में 19 तो हो गए देश, एक हो गया EU, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्री, ये मिलकर बनाता है G20। समझ गए? 19 कंट्री में आपका चाइना भी है, भारत भी है। मतलब कि G20 में आपका जो ब्रिक्स है, BRICS, ब्राजील है क्या? ब्राजील है। R रशिया भी है, ICS साउथ अफ्रीका भी है। समझ गए? तो पूरा का पूरा ब्रिक्स जो है वो G20 में समाया हुआ है। समझ गए? G20 में ब्रिक्स तो है, मगर इसमें एससीओ पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब कंट्री नहीं है इसमें। सर शार्क है क्या? शार्क है क्या? नहीं, शार्क भी नहीं है। नेपाल कहाँ है? नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। समझ गए? अगर पूछे, सवाल ऐसे बनता है, देखो, अगर पूछे कि इनमें से कौन कौन सा संगठन G20 का सब ग्रुप है, ब्रिक्स, एससीओ, शार्क, ब्रिक्स के सारे कंट्री हैं G20 में। एससीओ के हैं क्या? नहीं। शार्क के हैं क्या? नहीं। बिम्स्टेक का है क्या? नहीं। बिम्स्टेक में म्यांमार है, इसमें कहाँ है म्यांमार? नहीं ना है। समझ गए? तो इसी क्वेश्चन को कैसे सवाल फ्रेम कर सकता है आपको मैं बताता हूं। जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि सवाल मेरा कैसा आ सकता है, तो आपका दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा। वहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो आप पहले से आपको आना चाहिए गेस करना कि हाँ इस पर ऐसा क्वेश्चन आएगा। समझ गए? यही आपको हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं पढ़ाते। आपको सिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा और आपको क्या तैयार करना है। चलो अगला सवाल है आपका RTI एक्ट के बारे में, सूचना का अधिकार के बारे में। इसमें एक शब्द है पब्लिक अथॉरिटी। कौन होते हैं पब्लिक अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी कौन होते हैं? एक अथॉरिटी जो बनाया गया है संविधान के अंतर्गत, एक अथॉरिटी जो बनाया गया है पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा के किसी लॉ के अंतर्गत, एक एनजीओ जिसको गवर्नमेंट से फाइनेंस मिलता है। 1 2 3 में कौन सा आपका पब्लिक अथॉरिटी है RTI एक्ट के अंतर्गत? क्या आंसर है जी? क्या करें? बिल्कुल, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ RCEP, बिल्कुल सही है। जो न्यू मंगाए थे सर, क्या? अच्छा वो लैपटॉप, अरे वो नहीं यार, लैपटॉप से नहीं होता काम। जो स्ट्रीमिंग होती है ना, स्ट्रीमिंग काफ़ी पावरफुल सिस्टम चाहिए होता है। स्ट्रीमिंग के लिए सिस्टम काफ़ी पावरफुल चाहिए होता है। इससे काम नहीं होता,
लैपटॉप से काम नहीं होता। आपको मैंने दिखाया था ना मेरा सिस्टम जो रखा हुआ है बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मेरा लैपटॉप सिस्टम है उससे काम नहीं होता, यहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। आप देखोगे इधर तो दिखेगा शायद, देखो दिख रहा है, जो मेरा सिस्टम है कंप्यूटर का, इससे काम होता है, इससे स्ट्रीमिंग होती है, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, आहो है ना, देखें ज़रा सही आ रहा है कि नहीं। अब ठीक है, बताइएगा। क्या आंसर है इसका? तीनों बातें सही हैं, जो तीनों बातें हैं वो सही हैं। अरे वो वेबकैम में होता है ना ऑटो फोकस वाला, तो वैसे से थोड़ा सा करोगे ना तो समझ आता है कि हाँ नहीं नहीं यहाँ पर आदमी बैठा है, बताना पड़ता है उसको, वरना कहीं और देखता रहता है वेबकैम। आपका तीनों है ना जी। कोई भी अथॉरिटी जो संविधान के द्वारा बनाई गए, कोई भी अथॉरिटी जो संवैधानिक हो, लीगल हो, एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सही है। दूसरा सही है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको सरकार से पैसा मिलता हो, चंदा मिलता हो, वो भी आरटीआई के अधीन आएगा। समझ गए? वो भी आरटीआई के अधीन आएगा, ठीक है। क्या आंसर हो गया आपका? डी जो है वो सही आंसर है। चलिए, यहां पर मैंने सब बातें बता दी हैं आपको। कोई भी अथॉरिटी जो बनाया गया हो संविधान के द्वारा, कोई भी बॉडी जो बनाया गया हो पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा, विधानसभा के लॉ के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा, या फिर एनजीओ जिसको पैसा मिलता हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, समझ गए? तो ये सारे जो हैं वो पब्लिक अथॉरिटी में आएंगे। चलो अगला सवाल है, सोशल वैक्सीन क्या होता है? इनमें से कौन से कंपोनेंट सोशल वैक्सीन के कंपोनेंट कहलाते हैं? सोशल वैक्सीन, सोशल मोबिलाइजेशन थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एड्रेसिंग बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन, एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स टू डेवलप पोटेंट वैक्सीन। 1 to 3 में कौन से कंपोनेंट हैं आपके सोशल वैक्सीन के? क्लास की रीच बढ़ाओ। हाँ जी, क्लास की रीच बढ़ाया जाए। 50 लोग देखते हो, बेइज्जती कराते हो केवल, हे भगवान। यार इससे ज़्यादा तो अपनी क्लास में होती है, इससे ज़्यादा लोग अपने रात वाली क्लास में होते हैं ना, तो इसमें कम क्यों है? मतलब जहां पे लाइव आते हैं वहां तुम देखते नहीं, जहां पर लाइव नहीं आते वहां बोलते हो सर लाइव आइए लाइव आइए लाइव आइए। ये क्या मतलब होता है यार? ठीक है, क्या आंसर है इसका? ज्यादातर लोग सो रहे हैं तो सोने दो उनको, सोने ही दो उनको। रिंकी राय आप ही बलिया की हैं क्या, कि आप गया की हैं? कल सुबह में कंफ्यूज हो गया था स्पेशल क्लास में, पता नहीं कौन। सर हम तो हैं। अरे आप तो हैं ही। हाँ की शर्मा आप भी हैं। ठीक है, बढ़िया। जल्दी बोलो, नाम सुनो कभी सोशल वैक्सीन का।
सोशल वैक्सीन का नाम सुने हो? अच्छा, अरे सब दरभंगा दरभंगा वाले शो को रिस्पॉन्स करो। कुछ लोग टिकटॉक पर होंगे, बात तो सही है। कपिल जैन गया से हूँ, आओ यार कभी घर आओ। खरखुरा में घर है, आ जाना। क्या आंसर है इसका? क्या होता है सोशल वैक्सीन? ध्यान सुनो, सोशल वैक्सीन जो होता है वो एजुकेशनल और बिहेवियरल मेजर होते हैं। मतलब कि आपको हम क्या सिखा दें, आपके व्यवहार में हम क्या परिवर्तन कर दें जिससे जो अनहेल्दी सिचुएशन है वो ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ। सोशल डिस्टेंसिंग इज अ सोशल वैक्सीन। अरे बीमार पड़ने से बढ़िया बीमार पड़ो ही ना, यही है ना जी। जो प्रिवेंशन है इट इज बेटर देन क्योर, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जो यहां पर बीमार पड़ रहे हैं उससे बचने का क्या उपाय है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो इट इज अ सोशल वैक्सीन। मतलब कि आपको अपने आप को कैसे बचाना है, दूसरों को कैसे बचाना है, ये जो बातें आप सीखते हैं ये आपका है सोशल वैक्सीन। समझ गए? आप जो अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं, मतलब कि सुबह सुबह लोटा लेके ना जाना, अपने जो घर में बना हुआ है वहां जाना लोटा लेके, तो ये सब बातें हैं जो अच्छी व्यवहार है। जैसे कि होता है ना शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वही सब बातें हैं यहाँ पे, वो आपका सोशल वैक्सीन है। समझ गए? तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो सही है, सोशल मोबिलाइजेशन थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। जो आपका व्यवहार है बदलना आपके स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए, दूसरा सही है। क्लिनिकल ट्रायल टू डेवलप पोटेंट वैक्सीन, ये क्लिनिकल ट्रायल हेल्थ वैक्सीन का है, ये मेडिकल वैक्सीन सोशल वैक्सीन नहीं है। ये मेरा 3 गलत हो गया यहाँ पे, पहला सही है, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात, ये जो आपका 1 और 2 है वो सही है आपका। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे, ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इधर। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में अगर पूछेगा तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं अब बता रहा हूं यहाँ पे। ये सब किताब में नहीं मिलता है, सोशल वैक्सीन वगैरह। अगला सवाल है आईसीसीपीआर के बारे में, कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के बारे में सवाल है। कॉवेनेंट ऑन इंटरनेशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, क्या ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्या उसका ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है? दूसरा, इट कमिट्स इट्स पार्टी टू रिस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर? आपका एड्रेस नाम भी ऐसा कोई नहीं जाएगा। हमारे यहाँ भारत में एड्रेस होते ही ऐसे हैं ना, गांव मोहल्लों के नाम होते ही ऐसे हैं, क्या कहें, पता नहीं क्या सोच का नाम रखते हैं। बिल्कुल पार्टी देंगे यार, आओ चिकन खिलाते हैं। जो नॉनवेज खाते हो उनके चिकन, जो नहीं खाते उनके लिए कुछ और बनवाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, आप ही क्लास में मज़ा आता है ना। ठीक है, बढ़िया। क्या है ये? क्या ये जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट का उसका पार्ट है? क्या आंसर है जी? यहां पर 1 और 3 जो है वो सही है।
यहाँ पर आपका 1 और 3 सही है। पक्का चिकन खिलाएंगे? अरे बिल्कुल खिलाएंगे, पूछने वाली बात है यार। सर टिकट करवा दो, मैं आऊँगा, कोरोना लेके मत आना। आई एम कूल। कितने बजे भी आओ, हम घर ही रहते हैं, ठीक है ना। आज शाम को, अच्छा हाँ, आपको जो खेत में थे ना अपना, वो दिखाएंगे आपको। टेलीग्राम पे डाल देंगे वीडियो, चाहे यूट्यूब पे डाल देंगे वीडियो, देखिएगा। शाम को आज जाएंगे खेत तरफ अपने, आपको दिखाएंगे। ये जो आपका ICCPR है वो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो अडॉप्ट किया गया था UNGA के द्वारा। ये जो ICCPR है वो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो अडॉप्ट किया था UNGA के द्वारा। क्लियर है? ये UDHR का पार्ट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का पार्ट है। जब मुझे पता है कि ये मल्टीलेटरल है, UNGA का है, तो मेरा पहला सही हो गया। मुझे पता है कि ये पार्ट है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, तो आपका 3 सही हो गया। और 1 और 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका D। ठीक है, 1 और D केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है D। क्योंकि 1 और 3 ना A में है, ना B में है, ना C में है। क्या आंसर हो गया जी? D। क्या मुझे 2 देखने की जरूरत पड़ी? क्या मुझे ये दूसरा लाइन देखने का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा ना। क्या मुझे 2 देखने का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। क्या आंसर हो गया आपका? D इज द करेक्ट आंसर। ये करना। ठीक है, सर जंगल में मंगल करने जा रहे हैं 5 बजे। 5 बजे लाइव दिखाइएगा। अरे उधर जियो है ना यार, वाईफाई तो घर में लगा है, उधर थोड़े है। उधर देखते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं। अभी सब्जी लगी है ना, भिंडी। आपको पता है, एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ मिर्च लगी हुई है, खेत में मिर्च लगी हुई है। मिर्च हम बेचते हैं 6 रुपए किलो, समझ रहे हो? मिर्च हम बेचते हैं 6 रुपए किलो। मिर्च तोड़ने का जो रेट है वो हम पे करते हैं 7 रुपए किलो। जो हमारे यहाँ महिलाएं काम करती हैं खेतों में, वो 1 किलो मिर्च तोड़ने का जो पैसा है, मजदूरी है, वो है 7 रुपया। 7 रुपया हम मजदूरी दे रहे हैं और 6 रुपए किलो हमको मिर्च पर मिल रहा है। तो बताओ हम खेती क्यों करें? ये मेरे खेत की बात हो रही है। समझ गए? तो ये कारण है, ये कारण है किसानों की जो बदहाली है उसका। यही भाव है, 7 रुपए किलो उनका भाव है, वरना वो मिर्ची तोड़ेंगे ही नहीं। बोलेंगे नहीं हमको नहीं पड़ता है, हम कुछ और करेंगे। समझ गए? अब सोचो, मैं 1 रुपया नुकसान सह करके मिर्ची बेच रहा हूं। बेच तो खा भी नहीं सकते कि हाँ इसको गाय को खिला दिया, है ना। सोचो हम लोग बेचते हैं 6 रुपए किलो, तुम लोग कितना महंगा खरीदते हो। NMSA के बारे में सवाल पूछा गया है। ये फोकस करता है किस पे? ध्यान सुनना। कभी कभी नाम देख करके हम पता कर सकते हैं। जैसे कि आप ये बताओ, अगर मैं कहूं दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय अगर मैं नाम बताऊं तो आपको क्या समझ में आता है? पहला, दीनदयाल उपाध्याय जो है हिंदू हैं। दूसरा, अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट के हैं और ब्राह्मण हैं। यह समझ में आया, है ना। वैसे ही नाम देखिए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है। अगर मैं नाम बताऊं टोनी ब्रिगेंजा, अगर मैं नाम बताऊं टोनी ब्रिगेंजा, क्या लग रहा है नाम देख करके? ये आदमी होगा, पहला तो बात ये है आदमी होगा। दूसरी बात ये है कि ये ईसाई होगा, ईसाई होगा। नाम देख के मैंने बात बताई। क्या मैंने कुछ और बातें पता की हैं? क्या मैंने उस आदमी को सामने से देखा है कभी? नहीं, मैंने केवल नाम देख करके पता किया कि ये आदमी, ये जो इंसान है वो आदमी है और वो ईसाई है। ऐसे ही सवाल देखो। अच्छा, मैंने ये बताया क्यों? मैंने ये नाम के बारे में क्यों बताया? क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछा था एम स्ट्रिप्स के बारे में, MSTRIPS, ठीक है ना। एम स्ट्रिप्स के बारे में दिखाता हूं आपको। तुमको भरोसा नहीं होगा यार कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और कैसे क्वेश्चन MSTRIPS UPSC प्रीलिम्स कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें है? इसमें है क्या? इसमें नहीं है। डाउनलोड करना पड़ेगा PDF। 2017 का जो था ना प्रीलिम्स 2017 क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर देखो ककटिया किंगडम पूछा गया है, हिस्ट्री पूछी गई है, मेडिटेरेनियन सी पूछा गया है, ग्लोबल इलेक्शन BOD पूछा गया है, और क्या है सर? और यहाँ पर आपका है NSQF डायरकी पूछा गया है। देखो यहाँ पर डायरकी पर सवाल आया है, याद है ना, मैंने बताया था आपको डायरकी। मैंने डायरकी पढ़ा दिया है आपको, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? इंडियन ओशन डायपर मैंने पढ़ाया है आपको। घड़ियाल याद है? घड़ियाल मैंने बताया था आपको, सब पढ़ाया हुआ है यार। बोल था तो पुदम पानी, ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड, लिपस्टिक, ये तो हो गया है। लाइट मीटिंग डायोड, ये है आपका। सन टेम्पल, लोकसभा, राज्यसभा, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोलर, कहाँ है? हाँ देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये सवाल दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको सर आप पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सवाल देखो, एम स्ट्रिप्स सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है आपका, द टर्म एम स्ट्रिप इज समटाइम सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट। ये जो आपका सवाल है एम स्ट्रिप्स के बारे में क्या पूछ रहा है? कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फाउना, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, इंडिजिनियस सैटेलाइट सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ हाईवे। समझो ये जो एम स्ट्रिप्स है, एम स्ट्रिप्स देख के क्या लगता है आपको? अगर गेस मारना होता तो क्या मारते? स्ट्रिप्स किस पे होते हैं? धारियां किस पे होती हैं? बाघ पे होती हैं। धारियां जो होता है वो बाघ पे होता है। अरे प्रीलिम्स का पेपर है यार, ये 2017 प्रीलिम्स का पेपर है। अगर मुझे तुक्का मारना होता कि एम स्ट्रिप का हम क्या आंसर मारूं तो मैं क्या मारता? ये मारता है ना, जो आपका टाइगर है उसको मारता, क्योंकि धारियां इसी पे होती हैं। समझ गए? तो इस तरह से आपको नाम देख करके जज करना है। क्या करना है? आपको नाम देख करके जज करना है। यहां पर आपका जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, ये फोकस करता है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट पे। वो खेत जहां पर सिंचाई केवल बारिश से होती है उसको डेवलप करना, पहला यहां पर सही है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये सही है आपका, ठीक है। प्लीज प्री वाला बता दो, कोई क्या बता दें आपको? वो सवाल था प्रीलिम्स 2017 का। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं।
18 में आया था, 19 में आया था, 2020 में भी आएगा, चिंता की बात मत करो, 2020 में सवाल आएगा ऐसा। सॉइल हेल्थ को मैनेज करेंगे, 3 सही है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये भी सही है। 4 भी सही है, क्लाइमेट चेंज वाला, समझ गए। तो आपका 1 2 3 4 चारों का चारों जो है वो आपका आएगा, समझ गए। तो आपका डी जो है वो सही आंसर है। ये जो आपका मिशन है वो आपका न्यूज में था, पीआईबी से लिया गया है, ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लियर है। तो ये हैं बातें जो हम पढ़ते हैं आपको इस क्लास में। पहला जो हमारा है इशू वो है भूटान एंड ग्रेट पावर टसल। यहाँ पे जो चाइना है वो हमारे पड़ोसियों को इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ। चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशन है पता है आपको कितना गहरा है। चाइना अब नेपाल को अपनी तरफ खींच रहा है धीरे धीरे। नेपाल भी चाइना के इशारे पर नाचता है और वहाँ का पॉलिटिक्स है, वहाँ का पॉलिटिक्स एंटी इंडिया पॉलिटिक्स है। जिस तरह हम लोग एंटी पाकिस्तान होना देशभक्ति मानते हैं, वैसे ही नेपाल के लोग एंटी इंडिया होना देशभक्ति मानते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो इस चाइना कार्ड को प्ले करते हैं इंडिया के खिलाफ और ऐसे हमें उकसाते रहते हैं। कुछ समय पहले हमने भूटान का एक जो एरिया है उसको हमने बचाया था अपना जो आर्म्ड फोर्सेस को भेज करके, वो था दोकलाम में। ये जो दोकलाम प्लेटू है कहाँ पर है, मतलब कि किसके नज़दीक है? जस्कर वैली, मिहिर, चुम्बी वैली, लग वैली। क्या आंसर है जी? अरे वाह, सभी लोग आ गए। प्रकृति, राजकुमार, विष्णु, सुशील, मुकुल, शानदार। तंसीम, उदय, अर्पिता, सुषमा, खुशबू, मुकेश, ज्योति, सरिता, दीपशिखा, विशांत, ज्योति, शबरीन, मदन, निधि, सौरभ, शिवा, साक्षी, सुषमा, शिवानी, ठीक है, सब लोग आ गए। सर 6 बजे ही ठीक थी क्लास। नहीं, 6 बजे क्लास ठीक नहीं थी अभी क्लास ठीक है। एक करते क्या है, जो द हिंदू वाला है वो दोबारा करें क्या? जो द हिंदू का मैं बताता था ना आर्टिकल का, आपको ये पढ़ लेना है। द हिंदू में कौन कौन से आपके आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं आपको मैं बताया करता था सुबह सुबह, वो अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकांश आपने पढ़ लिया होगा मगर काफ़ी लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। हमारे काफ़ी सारे दोस्त आलसी हैं, मुझे पता है, तो करेंगे उसको, है ना। ठीक है। सी 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 चुम्बी वैली, बिल्कुल ये ठीक है। ध्यान देखना यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये है सिक्किम, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको हम लोग कहते हैं चिकन स्नेक। क्या कहते हैं इसको? मुर्गे का गर्दन, चिकन स्नेक। ये आपका है चुम्बी वैली। अगर आप पठार पर खड़ा होकर के देखेंगे, जो दोकलाम प्लेटू है, खड़ा होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? आपको नजर आएगा उसके बगल में चुम्बी वैली। क्या नजर आएगा? चुम्बी वैली। क्लियर है? क्या आंसर हो गया आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। जो गालेवान है, लद्दाख है, इसको हम पढ़ लेंगे। अभी क्या किया था हमने, कल हमने किया था ना वो गुजरात वाला, कच्छ। कल हमने कच्छ का जो रीजन है वो हमने कवर कर लिया था। लद्दाख हम कवर कर लेंगे, जो गालेवान है कवर कर लेंगे, और जो त्संगपो लेक है वो तो कवर कर ही चुके हैं हम लोग। हाल में ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इनोवेट इन इंडिया I3 करके, ठीक है। तो ये बताइए ये किसके बारे में है? इनोवेट इन इंडिया, ये स्कीम किसके बारे में है? जो बायोफार्मा डेवलपमेंट है भारत में उसके बारे में। इसरो का जो इफर्ट है ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको डेवलप किया जा सके। नेशनल कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ ग्रासरूट इनोवेशन। ABCD में बताइए कौन सा सही है, ध्यान से। अरे वाह, 57 लोग। सेंचुरी कब मारोगे? ठीक है, बढ़िया।
ठीक है, क्या आंसर है जी? जो बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट है भारत में, उसको बढ़ावा देने के लिए, बायोफार्मा डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये जो इनोवेट इन इंडिया है इसको लॉन्च किया गया है। I3 इसका शॉर्ट फॉर्म है। हमारा जो बायोफार्मा इंडस्ट्री है वो करीब डेवलप्ड कंट्री से 15 से 10 साल पीछे हैं हम लोग। मतलब कि हम लोग कंपटीशन झेलते हैं चाइना से, कोरिया से और दूसरी कंट्री से। समस्या क्या है? पहला समस्या ये है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना हमारे, वो डिस्कनेक्टेड हैं। हम लोग रिसर्च नहीं कर पाते, हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, मेनली दूसरे के रिसर्च को हम लोग बस इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा जो मेन काम है, जो एरिया है, वो है जेनरिक मेडिसिन का। ये जो I3 है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वर्ल्ड बैंक के साथ है, ताकि ये जो समस्या फेस कर रहा है हमारा इंडस्ट्री, ये जो समस्या फेस कर रहा है, इसको दूर करके भारत को बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो हब है वो बना देना है। यहाँ पर दवाएं डिज़ाइन होंगी, उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा ताकि वो दवाएं अफोर्डेबल रहे, मतलब सस्ती रहें, वो इफ़ेक्टिव रहें। ये जो मिशन है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बार्क अलग है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बार्क नहीं है, भाभा एटॉमिक वाला है, ये परमाणु वाला है, ये बिराक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। क्लियर है? ये एक सरकारी कंपनी है, ये एक PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अधीन। किसके अधीन? मंत्रालय ऑफ विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के अधीन ये एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, बिराक। याद रहेगा, बार्क और बिराक में अंतर है, BIRAC, ये दोनों में अंतर है, ध्यान से बताइए, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो आपका राष्ट्रीय मिशन है, ये फोकस करता है किस पे? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 1, 2, 3, 4 में किस पर फोकस करता है? NMA से बताना है ध्यान से। नहीं, किसी का स्टक नहीं हो रहा। सुमन जी, आप नेट खा जाती हैं सुबह सुबह, थोड़ा सा नेट बचा कर रखा कीजिए। ठीक है, क्या आंसर है जी? सिंपल सा ये वाला है आपका। मैंने आपको अभी कल परसों ही बताया था, मैंने कल ही बताया था ना, वो एग्जांपल दे करके। सर आपकी ओर बारिश हो रही क्या? सुबह हो रही थी, अभी नहीं हो रही। सुबह हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। वीडियो एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो एकदम सही चल रहा है, कहीं कोई लैग नहीं है। सर आपके फ़ोन में सही चल रहा है। अरे तो मेरा फ़ोन तुम्हारे फ़ोन में क्या अंतर है तो यूट्यूब ही। बस ये है कि मेरे में नेट में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मेरा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे। शायद कोई दिक्कत हो उधर, आपके तरफ बादल लगा हो तो नेट स्लो हो सकता है ना? ठीक है, क्या आंसर है यहाँ पे? मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था एम स्ट्रिप्स का, याद है? MSTRIPS है ना? वो जो टाइगर वाला था वो था। तो यहाँ पर जो सतत कृषि का जो मिशन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल कब होगा? जब हम रेनफेड एरिया को डेवलप करेंगे, खेत में वाटर को मैनेजमेंट सही करेंगे, सॉइल हेल्थ को बढ़िया करेंगे, क्लाइमेट चेंज से बचाएंगे कृषि को, उसके लिए अडेप्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो चारों बातें वो सही हैं। जो रेनफेड है, ऑन फार्म है, सॉइल हेल्थ है, क्लाइमेट चेंज है, आपका सही है। यहाँ पर डी आपका जो है सही जवाब है। अगला है IMO के बारे में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO के बारे में। क्या ये UN से अलग है? क्या ये UN से इंडिपेंडेंट है? क्या ये एक ग्लोबल एजेंसी है जो स्टैंडर्ड सेट करता है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जो इंटरनेशनल शिपिंग है उसके रिस्पेक्ट में? मतलब कि अगर कोई जहाज़ ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा जहाज़? पानी वाला जहाज़, तो उसमें क्या सेफ्टी कैसी हो, शिपिंग कैसी हो, ये बताता है। दूसरा, क्या इंडिया को हाल में ही री इलेक्ट किया गया है IMO के मेंबर के रूप में?
पहली बात ये कि ये यूएन से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये यूएन से अलग नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। आप सिंपल सा देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लोगो भी दिखेगा यूएन के जैसा। पहला आपका गलत है, बाकी दो सर आपका सही है। ये करता क्या है कि जो इंटरनेशनल शिपिंग है, जो माल ढुलाई होती है पानी के जहाज़ों पर, उसमें सेफ्टी कैसी होगी, सिक्योरिटी का क्या स्टैंडर्ड होगा, वो सब बातें ये डिसाइड करता है। इंडिया को हाल में ही चुना गया है सदस्य के रूप में इंटरनेशनल एमओ का, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। यहाँ पर देखता ये है कि जो जहाज चलने से प्रदूषण होता है उसको मिनिमाइज किया जाए, जो मैरीन पॉल्यूशन होता है जहाज़ों के चलने से उसको मिनिमाइज किया जाए, ये इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, शिपिंग में सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए वो ये कोशिश करता है। चलिए अगला सवाल है ज्वाइंट ऑपरेशन वर्सेस इंटीग्रेटेड कमांड। ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, मतलब कि अभी जो युद्ध लड़ने का नया तरीका है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। जरा ध्यान से बताइएगा। एट प्रेजेंट आर्म्ड फोर्सेज हैव सर्विस स्पेसिफिक कमांड। जो हमारे सैनिक हैं, मिलिट्री हैं, क्या उसमें सर्विस स्पेसिफिक कमांड है, जहां पर तीनों विंग उनके अपने अपने कमांड हैं। तीसरा, शकातकर कमेटी ने क्या रिकमांड किया था कि हमें 3 इंटीग्रेटेड कमांड बनाने हैं, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न के लिए। यहां पर आपका जो एकीकृत है, एकीकृत कमांड का मतलब ये है कि एक ही जगह पर जो तीनों सेनाएं हैं उनका ऑपरेशन होगा। मतलब कि हमारा जो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार हमारा इंटीग्रेटेड है। वहाँ पर होता क्या है कि मिलिट्री का भी, नेवी का भी और हमारा जो एयर फोर्स हैं उसके भी वहाँ पर जवान होते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल, यहां पर जो दोनों बातें हैं वो सही है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस का अपना अपना अलग अलग कमांड है। इंडियन एयरफोर्स का अपना कमांड है, नेवी का अपना कमांड है, मिलिट्री का अपना कमांड है। जो शकातकर कमेटी है यहाँ पे, ये करती क्या है शकातकर कमेटी? ये जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो आपके इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ना, वो हमको बनाने हैं 3 और। पहला होगा नॉर्दर्न में, दूसरा है वेस्टर्न में, तीसरा है साउदर्न में। समझ गए? नॉर्दर्न, वेस्टर्न और साउदर्न यहां पर आपके होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपका यहां पर दोनों बातें जो है वो सही हैं। करते हैं कुछ। ठीक है, ये बताइएगा, क्लियर है ना? देखो, जो शकातकर कमेटी उन्होंने ये कहा था कि हमको 3 नए कमांड बनाने हैं। नॉर्दर्न भाग में चाइना काउंटर करने के लिए, वेस्टर्न भाग में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और आपका जो दक्षिणी होगा, दक्षिणी आपका मैरीटाइम रोल के लिए होगा। इंडियन ओशियन को भी तो बचाना है। ठीक है, तो यहां पर यह है, अभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का टोटल 17 कमांड है। 17 में 7 है आर्मी का, 7 है एयरफोर्स का और 3 है नेवी का। 7 है आर्मी का, 7 है एयरफोर्स का और 3 आपका है नेवी का। 7 दूना 14, 3 17, 17 होगा टोटल। तो यहां पर 17 हैं। हर कमांड को हेड करता है एक 4 स्टार रैंक मिलिट्री ऑफिसर। यहां पर 17 में से कोई भी कमांड एक ही जगह पर नहीं है। जहां पर तीनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं क्या? ट्राई सर्विस कमांड। जो ट्राई सर्विस कमांड है वो हमारे यहां 2 हैं। कौन सा? पहला है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC,
दूसरा है अंडमान निकोबार कमांड, इसको हेड करता है जो ऑफिसर्स हैं तीनों सेवाओं के उसमें से कोई एक। ठीक है, चलो अगला आपका सवाल है कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में। जो इकोनॉमिक्स है उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है वो ये पूछ रहा है, ध्यान से बताइएगा इसको। पहला है इन इकोनॉमिक्स कंपैरेटिव एडवांटेज इज सेड टू बी पोजेस्ड बाय अ पर्सन who produces a good at lower opportunity cost। दूसरा, it can help explain the benefit of free trade। बोलना 1 2 में क्या सही है, 1 2 में बताओ क्या सही है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब यह होता है कि अगर मैं तुमसे सस्ता कोई काम कर लेता हूं तो तुम हमको प्रेफर करेगा। अगर मैं वही काम तुमसे सस्ते में कर लेता हूं तो मेरे पास एडवांटेज है। तो ट्रेड में होता क्या है, ट्रेड तभी होता है जब एक कंट्री को दूसरे से फायदा हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं कुछ मंगाना चाहता हूं, मैं कोई फ़ोन मंगाना चाहता हूं। जो फ़ोन है, फ़ोन अगर इंडिया में बने तो महंगा बनेगा वो वाला, वही फ़ोन अगर बाहर में सस्ता बनेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मंगाना चाहूँगा, उसको इंपोर्ट करना सस्ते में मेरा काम हो जाएगा। तो आपका जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ये मानते हैं तब होता है जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को प्रोड्यूस करता है, उसका उत्पादन करता है एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो पहला सही है। दूसरा, इसी कारण से ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड होता है। आपका सी बोथ 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपका है इनमें से कौन कौन सा एडवांटेज है ड्रिप इरिगेशन का। जो आपका ड्रिप इरिगेशन है उसका क्या एग्जाम्पल बताना जरा, उसका क्या एडवांटेज है, ड्रिप का क्या एडवांटेज है। इस बार जो शेकातकर कमेटी है, शेकातकर कमेटी है, ये पढ़ लेना। फिर जो प्रकाश सिंह केस है, प्रकाश सिंह केस का जो रिकमेंडेशन है वो पढ़ लीजिएगा। ये जो प्रकाश सिंह केस है वो है पुलिस रिफॉर्म के ऊपर, और आपका जो शेकातकर वाला है ये आपका है मिलिट्री रिफॉर्म में। हाँ, ये वाला पहले कराया है। क्या आंसर है इसका? ऑब्वियस सी बात है है ना, बिल्कुल आसान है। मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर एफिशिएंट नहीं होता, मॉइस्चर केवल पौधे की जड़ों के पास ही होता है। तुम सोचो, मैंने इसको पहले पढ़ाया है ड्रिप के बारे में, ड्रिप मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तब भी तुम लोग सही आंसर नहीं दे रहे। जो मॉइस्चर है ये तो जड़ के पास ज़्यादा होगा ना। अरे बूंदे टपक रही है कहाँ पे, पौधे की जड़ के पास। तो जो ड्रिप इरिगेशन है वहाँ पर पौधे की जड़ के पास ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर इफिशियंट थोड़े हैं। अगर सभी जगह पर समान नमी होगी तो दिक्कत है ना। आपका चौथा है जो गलत है। इससे सैलिनिटी होती है। कैसे सर? आप एक ही जगह पर बूंदे टपकाते रहेंगे पानी का तो होता क्या है ना कि जो नीचे का जो सॉल्ट है वो ऊपर की ओर आता है, नीचे का जो सॉल्ट है वो ऊपर की ओर आता है और पौधे का जो जड़ होता है उसके पास आकर जमा हो जाता है। देखो दिखाता हूं आपको। ड्रिप इरिगेशन सैलिनिटी देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको जब आप ध्यान से देखना,
जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे। दिख रहा है ये? देखो यहां पर लगा हुआ है आपका ड्रिपर। क्या लगा हुआ है? ड्रिपर। यहां से बूंदें गिरती है पानी की आकर के, पानी की बूंदें आकर के गिरती है। तो होता क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा होती है सैलिनिटी इस वाले एरिया में, उसके ऊपर में सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है, सॉल्ट क्या होता है? जमा होता है। और ये जो पूरा एरिया है वो लीज्ड एरिया है, यहां से सॉल्ट घुल करके नीचे इस एरिया में जाकर के जमा हो जाता है। समझ गए? अरे मैं मिट्टी लिया, मैंने इतना सारा मिट्टी मैंने पानी डाल रहा हूं, तो जो ऊपर का जो मिट्टी है उससे आपका सॉल्ट घुल करके नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो यहां पर आपका सॉल्ट आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये सैलिनिटी को प्रमोट करता है। यहां पर ये इसका डिसएडवांटेज है। सैलिनिटी होती है क्यों? क्योंकि वहां पर बूंदें इकट्ठी होती हैं, मॉइस्चर ठीक से नहीं हो पाता, पूरा मतलब इक्वल क्लॉगिंग होती है वाटर की। एक ही जगह बूंदे पड़ रहे तो क्या होगा? वाटर यहाँ जम जाता है। ठीक है, कॉस्ट होता ज़्यादा, इसका महंगा पड़ता है ड्रिप। फायदा क्या है? मैक्सिमम यूज, वाटर यूज का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। जो खरपतवार हैं उनको पानी नहीं मिल पाता, वो मर जाते हैं। जो उत्पादकता है फसल का बढ़ जाता है, फसल का उत्पादकता बढ़ जाता है। और जो आपका फर्टिलाइजर है, आपका जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, वो ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि वो पानी में घुल कर, ध्यान सुनना, फर्टिलाइजर को पानी में घोल करके हम लोग पंप के जरिए इसमें फीड कराते हैं। क्या कराते हैं सर? वो पौधे की जड़ तक सीधा जा करके गिरता है। चूंकि पौधे को सीधे जड़ के पास मिल रहा है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, है ना। तो यहां पर जो खरपतवार का ग्रोथ है काफी कम होता है। चूंकि खरपतवार का ग्रोथ काफी कम है, तो जो पोषक तत्व पहले खरपतवार खा जाता था वो भी अब पौधे को मिलेगा, है ना। मजदूरी कम लगती है क्योंकि हमको खरपतवार मैनेज कम करना पड़ता है। चूंकि खरपतवार को मैनेज हमें कम करना पड़ता है, इसलिए क्या है, मजदूरी हमें कम लगती है, ऑब्वियसली बात है। तो खर्चा कम पड़ जाता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है ना, सॉइल बहता नहीं है। जो फर्टिलाइजर है वो घुल करके भागता नहीं है कहीं। अगर मैं फ्लड इरिगेशन करूंगा तो क्या होता है, दिखाता हूं आपको क्या होता है फ्लड इरिगेशन। ये आपका है फ्लड इरिगेशन। इसमें पानी जो है ना वो हम पूरा खोल देते हैं। देखो इसमें दिख रहा है ये वाला, जो धान का खेत होता है उसमें होता है फ्लड इरिगेशन ज्यादातर। देखो दिख रहा है ये वाला, ये धान का खेत है। यहां पर हमने पानी पूरा खोल दिया है और पानी पूरे जैसे कि पूरा जम गया है खेत में। और वैसे भी धान का जो खेत होता है ना उसमें मोरी, जो देखो इसको हम लोग मोरी बोलते हैं, बिहार में हम लोग इसको मोरी कहते हैं। धान की जो गाछ होती है, छोटी छोटी ना धान की गाछ, उसको हम लोग मोरी कहते हैं। तो जब मोरी की बुनाई होती है तो पानी जमा होता है धान में। धान, गन्ना, जूट, लिख लो, धान, गन्ना और जूट, ये तीनों का तीनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर गजलिंग क्रॉप है। वो पानी पीता है एकदम, समझ गए? क्या करता है वो? पानी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करता है। देखो इसको हम लोग कहते हैं क्या? फ्लड इरिगेशन। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। इस वाले इरिगेशन में होता क्या है, ठीक है सर, जल्दी से खेत ले चलिए। इस वाले खेत में इसमें होता क्या है ना कि जो भी न्यूट्रिएंट है, मैंने जो उर्वरक डाला है खेत में, वो होता क्या है कि ये पानी में घुल करके नीचे ग्राउंड वाटर में आ जाता है। क्या होता है? पानी घुल करके ग्राउंड वाटर में आ जाता है और वहां से आपका पोल्यूशन होता है। चलो अगला सवाल है उदय पर। हाँ यही वाले उदय। उदय का ऑब्जेक्टिव क्या है? उदय का
ऑब्जेक्टिव क्या है ध्यान से बताइएगा। बोलना क्या आंसर है। ठीक है, बोलो क्या आंसर है इसका। डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पर जो बिजली है उसका जो लॉस है उसे कंट्रोल करना है। जो डिस्कॉम कंपनी का जो लॉस है, डिस्कॉम कंपनी का जो लॉस है, हमको इसे कंट्रोल करना है। ये उदय का काम है। ठीक है, क्या आंसर है यहां पे। देखो ध्यान से, जो उदय स्कीम है किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। इसमें जो डिस्कॉम कंपनी है उसका फाइनेंशियल काया पलट करना, फाइनेंशियल कंपनी का जो काया पलट करना है वो इसका मेन काम है। जो डिस्कॉम कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस सहती हैं। 100 रुपये का बिजली उसने खरीदा, डिस्कॉम कंपनी ने 100 रुपये की बिजली खरीदी, हम लोग को सप्लाई किया। कई लोगों ने बिजली की चोरी करी तो क्या होता है, कंपनी को लॉस हो जाता है। 100 रुपये लगाया, वसूल हो रहा है 85 रुपया, तो 15 का लॉस है ना, 15 का तो लॉस है। तो इसी कारण से जो फाइनेंशियल टर्न अराउंड है वो करना है किसका, डिस्कॉम कंपनी का। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, जहां जहां कांटी लगता है वहां वहां ठीक करना है उसको। जहां तक हो सके मीटरिंग करनी है, ट्रांसफार्मर पर ही मीटरिंग कर देना है ताकि पता लगे कि कहां बिजली की चोरी हो रही है ना। ठीक है, चलिए अगला क्या है, जो आपका पावर का जो कॉस्ट उसे कम करना है, नवीकरणीय ऊर्जा को डेवलप करना है, ये भी इसका है। देख के लगता नहीं है मगर आपका ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही, आपका डी है जो सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं क्रॉप रिसाइडियो बर्निंग के। जो खेत में जो जला देते हैं उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। हाँ, देखो जलाते इसलिए हैं क्योंकि वहां पर मजदूरों का अभाव है। मजदूर है नहीं, कटाई करें तो कैसे। वहां पर मशीनों का इस्तेमाल होता है और मशीन जो गेहूं की बालियां हैं उसको तने से ऊपर काट लेती हैं। इतना काट लिया तो इधर तना बच गया ना जी, जो तना है वो तो बच गया, तो तने को जलाना पड़ता है बाद में। जो क्रॉप के बीच में समय है उसका गैप काफ़ी कम है। एक फसल कटती है तो दूसरा लगने के लिए तैयार रहता है, तो जो गैप है ना वो काफ़ी कम है। इस गैप में खेत को जला करके तुरंत काम करना होता है। ठीक है, क्लियर है। यहां पे आपका जो पहला है वो सही है, दूसरा है वो भी सही है, और क्या है सर, और कौन सा कारक है। जो मशीनीकरण है खेती का वो 1, 2 और 3 तीनों सही है। डी आपका जो है वो सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बातें।
आपकी आज की। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में रात को 9 बजे। कोर्स करंट अफेयर का आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं हम लोग 1 जुलाई से दोबारा। ज़्यादा समय है नहीं, 23 तारीख हो गया। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेफरल कोड SN लाइव है आपके लिए, ध्यान से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया। कोई भी दिक्कत हो मुझे ईमेल करना इस ईमेल आईडी पर, ईमेल करना, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इसी पे सब मैसेज मुझे भेजने हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।